इक्विटी, इक्विटी की बात करें, इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप, शेयर होल्डिंग। अगर आप इक्विटी ओन करते हैं तो मतलब आप किसी बिजनेस में ओनर है, आप ओनरशिप को ओन करते हैं या आप शेयर होल्डिंग को ओन करते हैं। यू ओन ओनरशिप और यू हैव शेयर होल्डिंग, ये चीज गिवन है विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी। इक्विटी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप किस तरीके से ऑपरेट करके शेयर होल्डिंग अपनी इशू कर सकते हो और उसकी अवज में पैसा उठा सकते हो, क्योंकि इक्विटी एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं अपनी इक्विटी किसी के सामने इशू करता हूं तो वो इक्विटी इशू करने की अवज में मुझे पैसा मिलता है, आई गेट द मनी। तो जो भी मैंने इक्विटी इशू करी है, मतलब अपनी ओनरशिप का हिस्सा इशू करा है, मैंने दूसरे को इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिया है। जब मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे रहा हूं तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्ट के नाम का पैसा देगा मुझे, तो वो पैसा मुझे देगा, दैट मनी आई विल फर्दर इन्वेस्ट इन व्हाट, इन द बिजनेस। जिस बिजनेस की मैंने आपको ओनरशिप दी है उसी बिजनेस में मैं आपका पैसा लगाऊंगा। तो इक्विटी या ओनरशिप, शेयर होल्डिंग इस मैकेनिज्म पे चलता है। जो इक्विटी होती है वो इक्विटी एक कंपनी का ओनर इशू कर सकता है। मान लीजिए मैं अपनी कंपनी का ओनर हूं, मैं अपनी कंपनी का ओनर होने के नाते क्या चीज इशू कर रहा हूं, अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रहा हूं। जो मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है, दे आर टर्म्ड एज शेयर होल्डर्स, हिस्सेदार है। ऐसे कई सारे हिस्सेदार हो सकते हैं, जितनी बड़ी कंपनी उसके उतने ही ज्यादा हिस्सेदार। रिलायंस के लाखों हिस्सेदार हैं, कोई छोटी कंपनी जो लिस्ट हुई होगी उसके हजारों में होंगे नंबर्स, और जो कंपनी लिस्टेड नहीं है उस कंपनी के बहुत लिमिटेड ओनर्स होंगे क्योंकि उसके शेयर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी आप अलग अलग तरीकों से शेयर्स को इशू करके मार्केट से पैसा उठा सकते हैं वाया मेकिंग अदर पीपल एज योर शेयर होल्डर्स। तो ये कैसे काम करता है, हाउ डज दिस वर्क, आइए देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। इस केस में जिस मार्केट की बात हो रही है उसे कहा जाता है, दैट इज टर्म्ड एज स्टॉक मार्केट। कोई भी कंपनी अपनी इक्विटी या अपने शेयर्स किस मीडियम के जरिए इशू करते हैं। मीडियम क्या है भाई, क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स की डेफिनेशन क्या है, दैट यू आर ऑफ मार्केट एज अ प्लेटफॉर्म वेयर इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी मीट्स। इन्वेस्टी कौन है, कंपनी। तो कंपनी जो है वो कौन से मार्केट में जा रही है पैसा उठाने के लिए, स्टॉक मार्केट में। सो कंपनी इज इशूइंग इक्विटी, कंपनी इक्विटी को इशू करती है, और जो इक्विटी इशू करी जाती है वो इक्विटी उपलब्ध होती है शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर इस इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, शेयर होल्डर इस इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, यानी कि पैसा देता है इनको इन ऑर्डर टू गेट मनी और इन ऑर्डर टू गेट रिटर्न्स। जो भी रिटर्न्स यहां से उपलब्ध होंगे इस स्टॉक मार्केट के थ्रू वो एक्सेसिबल होंगे, दे आर एक्सेसिबल थ्रू दिस स्टॉक मार्केट। तो उस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में जो पहली टर्म आप लोग समझेंगे, द फर्स्ट टर्म दैट यू विल अंडरस्टैंड इज primary market transaction, followed by that comes secondary market transaction, primary market, secondary market। और इसी के कंपैरिजन में आप जो दूसरी टर्म समझेंगे, अभी आपको बताता हूं एक एक करके, लेट मी एक्सप्लेन। तो फर्स्ट आते हैं सेम इक्विटी पे। इक्विटी जो है वो इशू करी जा रही है एक कंपनी द्वारा, एक कंपनी ही इक्विटी इशू कर सकती है। आई एम अ कंपनी, मैं कंपनी हूं, मेरी कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 1 साल से बिजनेस में है और उसका बिजनेस एक सर्टेन लेवल पे पहुंच चुका है। मतलब उस बिजनेस की सेल होती है 1 लाख रुपीस पर मंथ की, लाख रुपए प्रति महीने की सेल हो रही है, या बिजनेस हो रहा है 12 लाख रुपए साल की सेल हो रही है। अब मुझे अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है। अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आई रिक्वायर कैपिटल। कैपिटल रेज करने के मेरे पास 2 सोर्सेस है, आई हैव 2 सोर्सेस टू रेज कैपिटल। जो पहला सोर्स है कैपिटल रेज करने का वो है डेट। आप बैंक के पास जाइए, आप उधार उठा लीजिए, और तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के, कैपिटल मार्केट के, उन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए आप उधार उठा लीजिए, वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। डेट इंस्ट्रूमेंट एक रीजनेबली ठीक ठाक चलती हुई फर्म को डेट मिल भी जाएगा, दैट इंस्ट्रूमेंट दैट मनी वुड बी अवेलेबल। बैंक्स भी दे देंगे, लेंडर्स भी दे देंगे, वो दे देंगे प्रोवाइडेड आप उनका इंटरेस्ट उनको टाइम पे रीपे करते रहे। तो डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अवेलेबिलिटी है। अब कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं, जैसे मेरा बिजनेस है, मुझे ये लगता है अभी मेरा बिजनेस छोटा है तो मैं उधार की टेंशन क्यों लूं, वाई शुड आई टेक द
स्ट्रेस ऑफ अ लोन, क्योंकि लोन लेते ही सर पे तलवार आ जाती है। जिस दिन से लोन लो उस दिन से मीटर चालू हो जाता है इंटरेस्ट का, वापस पे करना है। अब चाहे आपका मंथली इंटरेस्ट हो, चाहे एनुअल इंटरेस्ट हो, जैसा मर्जी इंटरेस्ट हो, आपको पे तो करना ही है। यू हैव टू पे इंटरेस्ट, उससे तो आप बच नहीं सकते किसी भी तरीके से, तो यू हैव टू पे। मुझे ये लगता है कि मैं क्यों लोन लूं, व्हाई शुड आई बोरो द मनी। मनी बोरो करके मैं अपने सर पे तलवार ले रहा हूं, मैं एक ऑब्लिगेशन अननेसेसरीली अपने सर पे ऐड कर रहा हूं। लेकिन बिजनेस का एक्सपेंशन तो करना है, बिजनेस तो बढ़ाना है। तो बिजनेस बढ़ाने का ये तरीका है कि इंस्टेड ऑफ बोरोइंग मनी, व्हाट आई डू इज आई रेज मनी वाया स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा रेज करता हूं। स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा रेज करने में मैं जब इक्विटी इशू करता हूं तो मैं अपनी हिस्सेदारी आपको दे रहा हूं। आई एम गिविंग माई इक्विटी टू यू। जो इक्विटी मैंने आपके नाम पे करी या जो आपको दी और उसकी अवज में जो मुझे पैसा आएगा, वो पैसा ओनरशिप को डाइल्यूट करके मिला है। आई हैव डाइल्यूटेड माई ओनरशिप। अगर मेरी कंपनी है तो उस कंपनी की पूरी ओनरशिप मेरे हाथ में है। जब मैं उसकी ओनरशिप का कुछ हिस्सा डाइल्यूट करता हूं, यानी कि किसी और को देता हूं, तो मैं अपनी ओनरशिप सेल कर रहा हूं। उस ओनरशिप की एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू अगला बंदा मुझे पे करता है। दैट पर्सन पेज टू मी। तो जो भी पैसा मेरे पास आता है, उस पैसों का मैं वो सेम यूज करूंगा जो पैसा मैं डेट के रूट से रेज करता और वहां पे यूज करता, विच इज फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो इक्विटी रूट इज ऑल्सो अ पॉसिबल रूट फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग मनी। बहुत सारी कंपनीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोन पे सर्वाइव करती हैं, उनको इक्विटी समझ में नहीं आती। जैसे कि हल्दीराम। हल्दीराम एक ऐसा बिजनेस है, अब तो खैर वो बहुत कैश रिच बिजनेस है, अब तो उसको जरूरत ही नहीं है डेट वगैरह की। शुरू में उसने सिर्फ और सिर्फ उधार के पैसों पे ऑपरेट करा। इट ओनली ऑपरेटेड ऑन द मनी ऑफ लोन्स। इट ओनली बोरोड मनी और ओनली एंड दैट टू मनी फॉर द पर्पसेस ऑफ लोन्स। बीकानेर वाला, जहां पे आपने देखा होगा बीकानेर वाला, वो पूरी तरीके से लोन्स पे चलता था। इट यूज्ड टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स। कुछ बिजनेसेस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी पे चलते हैं, वो बिजनेसेस हैं आजकल के स्टार्टअप्स। वो लोन नहीं लेते। अगर आपने शार्क टैंक देखा हो तो वो लोन लेने से बचते हैं कि कौन डेट ले यार, कौन सर पे तलवार उठाए। इक्विटी ले लो, ओनरशिप ले लो, डूबेगा तो साथ में डूबेंगे, बढ़ेगा तो साथ में बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो इक्विटी ले लो और मुझे पैसा दे दो। तो वो स्टार्टअप कम्युनिटी है आज की जो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के बेसिस पे डील करती है। तीसरे टाइप के बिजनेसेस हैं जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन रखते हैं, जैसे कि रिलायंस। रिलायंस को जब जियो इंप्लीमेंट करना था, जियो के लिए रिलायंस ने तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का डेट लिया है ओवर अ पीरियड ऑफ 9-10 ईयर्स। 10 साल में जियो का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, आसानी से नहीं हुआ है। तकरीबन उनके ऊपर 1.5 लाख करोड़ का लोन हो गया था, सूद समेत, ब्याज समेत। तो प्रिंसिपल प्लस इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट जो है उसकी वैल्यू 1,50,000 करोड़ हो गई थी, जो उन्होंने कोविड में रीपे करा है। तो वो जो सारा का सारा पैसा है उनको रेस करना पड़ा उधार लेके, डेट से। अपनी ओनरशिप के जरिए नहीं करा। उनकी तो ओनरशिप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में है। ऑलरेडी आप रिलायंस के शेयर्स आज भी खरीद सकते थे, 20 साल पहले भी खरीद सकते थे, 40 साल पहले भी खरीद सकते थे। तो उनकी तो ओनरशिप ऑलरेडी रखी थी। अगर उनको जियो के नाम की ओनरशिप के पैसे उठाने थे तो उनको अपनी और ओनरशिप देनी पड़ती। अब वो और ओनरशिप नहीं देना चाहते होंगे, इस वजह से उनको क्या उठाना पड़ा, डेट उठाना पड़ा इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट ऑफ रिलायंस जियो। सो हर टाइप की कंपनीज होती है, डिपेंडिंग कि उन्हें किस सोर्स से पैसा उठाना है, डिपेंडिंग उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, प्लस उनका कितना भरोसा है अपने प्रोजेक्ट में और अपने एग्जीक्यूशन में। दैट इज व्हाट दे रिलाई ऑन। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है, मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड। तो जो XYZ लिमिटेड मेरी कंपनी है, आप ये मान के चले, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो वो कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इट इज अ PVT LTD कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये तो देखा होगा आपने वर्ड लिखा हुआ कंपनीज के आगे, यस, ओनली IAS प्राइवेट लिमिटेड, ओनली IAS फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड। ये सारी जो कंपनीज है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। तमाम कंपनीज जो है वो प्राइवेट लिमिटेड होती है। मोस्टली जो कंपनीज है वो प्राइवेट लिमिटेड की तरह ही रजिस्टर होती है। रजिस्ट्रेशंस और टाइप के भी होते हैं, उतना डिटेल में नहीं जा रहे कि LLP भी होता है, प्रोप्राइटरशिप भी होता है, उसमें डिटेल में नहीं जा रहे। ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जिससे कि आपको स्टॉक एक्सचेंज का गेम समझ में आए। जब प्राइवेट लिमिटेड का गेम होता है या प्राइवेट लिमिटेड आप कंपनी रजिस्टर करवाते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जिसके नाम पे ये कंपनी रजिस्टर्ड है, मतलब जो ओनर है इस कंपनी का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो ओनर है, जैसे कि मेरी अगर कंपनी है, 100% ओनरशिप मेरे हाथ में है, तो मैं ये बोलूंगा कि आई ओन 100% ऑफ द कंपनी। मेरी 100% ओनरशिप है। 100% ओनरशिप का मतलब ये हुआ, इस कंपनी की जितनी शेयर होल्डिंग है वो सारी की सारी मेरे हाथ में है। इट इज इन माई नेम, इट इज इन माई हैंड्स, आई एम द 100% ओनर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मैं 100% ओनर हूं और मेरे हाथ में पूरी की पूरी इक्विटी है इस कंपनी की। अब 100% इक्विटी अगर मेरे हाथ में है, राइट, तो ये इस बात का प्रूफ नहीं है कि ये प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड का प्रूफ ये है, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं प्राइवेट, इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के जो ये शेयर्स हैं जो अभी मेरे हाथ में है, ये शेयर्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। दीज शेयर्स आर नॉट अवेलेबल पब्लिकली। मतलब आप सब पब्लिक का पार्ट है। अगर आप इन शेयर्स को परचेज करना चाहें तो आप इन शेयर्स को परचेज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट परचेज दीज शेयर्स। आपके लिए ये चीज अवेलेबल नहीं है। समझ में आई बात? इट इज नॉट अवेलेबल फॉर यू। इस वजह से वर्ड यूज करा जाता है प्राइवेट लिमिटेड, दैट दीज शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड। ये शेयर्स प्राइवेटली होल्ड करे जाते हैं।
ये शेयर्स मेरी कंपनी है, मेरी मर्जी, मैं किसी मर्जी के हाथ में दूं, मैं आपके हाथ में दूं, आपके हाथ में दूं, आपके हाथ में दूं, अपने फादर के हाथ में दूं, अपने भाई के हाथ में दूं, अपने बेटे के हाथ में दूं, वो मेरे ऊपर है। इट इज इन माई हैंड्स, मेरे हाथ में है, पूरी तरीके से मेरे हाथ में है। 100% शेयर होल्डिंग मेरे पास है। तो एक ही शेयर होल्डर हुआ मैं, तो मुझे अपने आप को जवाब देना है, किसी और का तो पैसा उठाया नहीं है मैंने। तो आई विल ऑपरेट द वे आई लाइक, जैसा मुझे ऑपरेट करना है मैं वैसे ऑपरेट करूंगा। 100% शेयर होल्डिंग मेरे हाथ में है। आई एम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब मुझे ग्रो करना है, मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जब मुझे ग्रो करना है, मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मैं डेट का रूट यानी उधार का रूट नहीं लेना चाहता, तो मेरे पास ऑल्टरनेट रूट क्या है? व्हाट इज द ऑल्टरनेट रूट? इज दैट आई हैव टू डाइल्यूट माय ओनरशिप। मुझे अपनी ओनरशिप के लिए डाइल्यूट करना पड़ेगा। पैसा लेना है, कुछ तो देना पड़ेगा, या तो उधार लेके इंटरेस्ट पे करो, अगर इंटरेस्ट नहीं देना है तो अपनी ओनरशिप का हिस्सा जो है वो आप किसी और के नाम पे दें, उसकी अवज में आप पैसा उठा सकते हैं। अब पैसा आपको अगर उठाना है और शेयर्स के जरिए उठाना है, तो आपको उन शेयर्स को पब्लिकली अवेलेबल करवाना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक खरीदेगी कैसे? हाउ विल द पब्लिक बाय दोस शेयर्स? इस वजह से आई हैव टू ड्रॉप दिस वर्ड प्राइवेट, और अब मेरी जो कंपनी है वो क्या बन जाएगी? लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। इट विल बिकम अ लिमिटेड कंपनी। इट विल नो लॉन्गर बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट विल बी अ लिमिटेड कंपनी। जिस दिन मैंने ये काम करा, प्राइवेट लिमिटेड से मैं लिमिटेड गया, इसका मतलब यह हुआ कि अब जो मेरे शेयर्स है, जो भी मेरे शेयर्स है, दो शेयर्स आर अवेलेबल फॉर पब्लिक, आर अवेलेबल फॉर पब्लिक। पब्लिक इन शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकती है, खरीद सकती है। इस काम के लिए मैंने अपने शेयर्स को क्या करा? What has happened? I have offered my shares in front of the public. मैंने पब्लिक के सामने अपने शेयर्स को ऑफर करा है। जब मैं ये कहता हूं कि मैंने पब्लिक के सामने अपने शेयर्स को ऑफर करा है, whatever number of shares I have issued in the front of the public, this I am doing for the first time in my life. मेरी कंपनी है, अब वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी, मतलब अभी तक उस कंपनी के शेयर्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं थे, सारे मेरे हाथ में थे। अब मैं क्या कर रहा हूं? उस कंपनी को पब्लिक लेकर जा रहा हूं। आई एम टेकिंग द कंपनी पब्लिक। मतलब क्या है? मेरे शेयर्स क्या हो जाएंगे? पब्लिकली अवेलेबल होंगे। शेयर्स को पब्लिकली अवेलेबल करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक को ऑफर करना पड़ेगा। यह काम मैं कब कर रहा हूं? फर्स्ट टाइम कर रहा हूं अपने जीवन में। मेरे कंपनी के जीवन में फर्स्ट टाइम हो रहा है, मेरी जीवन में फर्स्ट टाइम हो रहा है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। I am offering my shares in front of the public for the first time in the life of the company. उस कंपनी की लाइफ में पहली बार जा रहा है। इस वजह से हम उसको क्या बोलेंगे? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फर्स्ट टाइम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कैसे करी जाती है कि आप जो है इस प्राइवेट वर्ड को ड्रॉप करते हो और अब आप एक लिमिटेड कंपनी बन गए हो। इसको पब्लिक लिमिटेड बोल लीजिए, सिर्फ लिमिटेड बोल लीजिए। इसका यह प्रूफ है कि आपने अपने शेयर्स को पब्लिक के सामने ऑफर करा। यू हैव ऑफर्ड योर शेयर्स इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। जो शेयर्स आप पब्लिक के सामने ऑफर करते हैं, उसके लिए आपको एक मीडियम चाहिए। जो मीडियम आपके सामने उपलब्ध है वो क्या है? स्टॉक मार्केट। कहां इशू करोगे? इशू करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। इशू करोगे कहां? स्टॉक एक्सचेंज पे। यू विल इशू योर शेयर्स इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। इस प्रोसेस को कहा जाता है लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कि मैंने अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराया है इन ऑर्डर टू रेज द मनी। पैसा रेज करने के लिए मैंने अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराया है। आई हैव लिस्टेड माय कंपनी ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जो भी पैसा मुझे वहां से मिलेगा, या जो भी लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं, पब्लिक की अवेलेबिलिटी अगर मैं चाहता हूं तो पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए जरिया देना पड़ेगा। जो भी चीज पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है उसको सब्सक्राइब करने के लिए जरिया तो देखे। मार्केट प्लेस क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। इट इज अ स्टॉक एक्सचेंज। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आईपीओ के जरिए आप अपनी कंपनी को लिस्ट करवाते हो। पॉलिसी बाजार लिस्टेड, मामा अर्थ लिस्टेड, बोट आईपीओ पोस्टपोन्ड, शादी आईपीओ पोस्टपोन्ड, आपके और कई सारे और स्टार्टअप्स है। लेंसकार्ट का आईपीओ पोस्टपोन्ड, जोमैटो आईपीओ हैपेंड, आईपीओ इंस्टामार्ट आईपीओ नहीं क्या है, स्विगी आईपीओ हैपेंड। ये सब आईपीओ हो चुके हैं। ऑल दीज आईपीओ हैव हैपेंड। 2024 में ही हुए इनमें कई आईपीओ। मामाअर्थ का आईपीओ हुआ, स्विगी का आईपीओ हुआ, उसके पहले जोमैटो का आईपीओ हुआ, पहला जो आईपीओ हुआ वो पेटीएम का आईपीओ हुआ स्टार्टअप्स की दुनिया में, नायका। ऐसे कई सारी कंपनीज के आईपीओ हुए। कई सारी कंपनीज के आईपीओ अभी पाइपलाइन में है, पेंडिंग है, सब शिफ्ट हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए हैं क्योंकि कंपनीज के रिजल्ट्स ठीक नहीं आए। तो जब ये सारी कंपनीज बोलती हैं दैट वी आर गोइंग आईपीओ, हमें आईपीओ करना है, उसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब ये होता है कि मैं अपने शेयर्स को पब्लिक के सामने उपलब्ध कराना चाहता हूं स्टॉक मार्केट पे, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आईपीओ करना पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करनी पड़ेगी, सो दैट आई गेट माय शेयर्स लिस्टेड इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक।
जो शेयर्स मैं पब्लिक के सामने इशू करना चाहता हूं उसके लिए मुझे अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना पड़ता है। तो जितनी भी कंपनीज है वो सारी कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। अब आप इन जितनी कंपनीज लिस्टेड है, आईपीओ हो चुका है, आप जाइए स्टॉक एक्सचेंज में और उन कंपनीज के शेयर्स आप आसानी से खरीद सकते हैं। आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू जस्टिफाई इट टू एनीवन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ पा रहे हैं आप लोग? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।